हम बस कुछ ही मिनट इंतज़ार करेंगे शुरू करने से पहले। हम बस प्रतिभागियों का धीरे-धीरे हमसे जुड़ने का इंतज़ार कर रहे हैं। जो लोग अभी शामिल हुए हैं वेबिनार में, उनका स्वागत है। बस हमें लगता है हमें शुरू कर देना चाहिए क्योंकि हमारे पास प्रश्न बहुत हैं जिनके उत्तर हमें देने हैं। अ, सभी कोई को बहुत-बहुत शुभ संध्या। आज के वेबिनार में हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। और ये वेबिनार एशियाई, अमरीकी और प्रशांत द्वीप वाले बुजुर्गों के लिए लाभ योजनाओं की प्लानिंग पर है। मेरा नाम सुमित्रा मूर्ति है और मैं इस सेशन की मॉडरेटर रहूंगी। यह वेबिनार सवाल और जवाब के सेशन के रूप में डिजाइन किया गया है ताकि लाभ योजना की जटिलताओं को समझने और नेविगेट करने में मूल्यवान जानकारी प्रदान की जा सके। चाहे आप रोजगार के साथ लाभों के प्रबंधन के बारे में अधिक जानने आए हैं या फिर उपलब्ध संसाधनों को समझने के लिए, या बस अपनी वित्तीय योजनाओं के लिए विभिन्न विकल्पों की खोज करने के लिए यहाँ आए हैं, हमें उम्मीद है कि आपको ये सेशन जानकारीपूर्ण और सशक्तिकरण वाला लगेगा। तो यह वेबिनार आपको एशियान द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसका मतलब है एशियाई अमरीकी नेटवर्क के समावेशी एजिंग सेवाएं। हम एशियाई, अमरीकी और प्रशांत द्वीप वाले बुजुर्गों के लिए एक तकनीकी सहायता और संसाधन विकास केंद्र हैं। इसे एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कम्युनिटी लिविंग द्वारा वित्त पोषित किया गया है। ये अमरीकी स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग और इलिनॉय विश्वविद्यालय शिकागो द्वारा समर्थित है। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, बस कुछ हाउसकीपिंग नोट्स। यह सेशन रिकॉर्ड किया जा रहा है और हम इस रिकॉर्डिंग को बाद में अपने YouTube चैनल पर साझा करेंगे। हमारे पास अंग्रेजी में लाइव अनुवाद है, पर हम बाद में इस वेबिनार रिकॉर्डिंग का अनुवाद कई भाषाओं में करके इसे फिर से अपने YouTube चैनलों पर पोस्ट करेंगे।
और सेशन के अंत में यदि हमारे पास समय हुआ तो आप कोई भी प्रश्न पूछने के लिए चैट का इस्तेमाल कर सकते हैं और हम उनका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, हम एक राष्ट्रीय तकनीकी सहायता और संसाधन विकास केंद्र है जो एशियाई अमेरिकी प्रशांत द्वीपवासी बुजुर्गों द्वारा अनुभव की जाने वाली स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सेवा बाधाओं को दूर करने की कोशिश कर रही है। हमारा समग्र लक्ष्य AAPI बुजुर्गों द्वारा अनुभव की जाने वाली स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सेवा बाधाओं को दूर करना है और हम सेवा प्रणालियों के भीतर सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक देखभाल के लिए क्षमता का निर्माण करके बुजुर्गों और उनके देखभाल करने वालों के बीच स्वास्थ्य साक्षरता को बढ़ावा देकर और भविष्य के स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा प्रदाताओं के बीच सांस्कृतिक संवेदनशीलता पैदा करके ऐसा करेंगे। हमारे साथ शानदार विशेषज्ञों की एक बेहतरीन टीम जुड़ी हुई है जो हमारे कुछ सवालों का जवाब देंगी, हमें महत्वपूर्ण अवधारणाओं के माध्यम से मार्गदर्शन करेंगी और कुछ व्यावहारिक रणनीतियां भी साझा करेंगी। सबसे पहले हमारे पास एमी विटालो हैं जो मेडिकेयर राइट्स सेंटर में शिक्षा निदेशक हैं, जो एक राष्ट्रीय गैर लाभकारी उपभोक्ता सेवा संगठन है जो बुजुर्गों और विकलांगों के लिए सस्ती स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए काम करता है। शिक्षा निदेशक के रूप में वह उपभोक्ताओं और पेशेवरों के लिए मेडिकेयर शैक्षिक सामग्री के विकास की देखरेख करती है, राज्य स्वास्थ्य बीमा सहायता कार्यक्रम या देश भर में शिप सलाहकारों के लिए उपलब्ध प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रबंधन करती है और हेल्पलाइन और ईमेल चैनलों के माध्यम से मेडिकेयर लाभार्थियों और उनकी सेवा करने वाले पेशेवरों के प्रश्नों का जवाब देती हैं। हमारी अगली विशेषज्ञ एमी वॉन्ग है जो कैसल संस्थान की कम्युनिटी एंड फैमिली वेलबींग डिपार्टमेंट में मानव सेवा की एसोसिएट डायरेक्टर हैं। वे 2019 से एक न्याय संगत भविष्य के लिए व्यक्तियों, परिवारों और समुदाय के परिवर्तन को उत्प्रेरित करने के कैसल के मिशन का हिस्सा रही हैं। वे पब्लिक हेल्थ में मास्टर्स डिग्री रखती हैं और स्वास्थ्य कार्यक्रमों में 15 साल से अधिक का अनुभव रखती हैं, जिसमें स्वास्थ्य प्रचार, रोगों की रोकथाम और रोग व बीमारी के प्रति कलंक को कम करना शामिल है। एमी के पास मैनेज्ड केयर का सर्टिफिकेशन है। उन्होंने अपना अधिकांश करियर गैर लाभकारी संस्थाओं और सामाजिक सेवाओं में बिताया है और वह अप्रवासीय समुदायों की मदद करने के लिए अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग करती हैं। फिर हमारे पास है जॉन मार्शल जो सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ 42 से अधिक वर्षों से हैं और 2000 से शिकागो मेट्रोपॉलिटन और उत्तरी इंडियाना क्षेत्र के 23 सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन कार्यालयों में 25 कार्य प्रोत्साहन संपर्कों का समन्वय करते हैं। वह क्षेत्र निदेशक के नीचे काम करते हैं। वह SSA के लिए एक महत्वपूर्ण संपर्क व्यक्ति है जो विकलांग व्यक्तियों, अन्य एजेंसियों और समर्थकों के साथ शिकागो मेट्रो और उत्तरी इंडियाना क्षेत्र में संपर्क और सहयोग करते हैं और विकलांग व्यक्तियों को काम करने में मदद करते हैं यदि वही इनकी इच्छा हुई तो। वो 2010 से शिकागो मेट्रोपॉलिटन और उत्तरी इंडियाना क्षेत्र में SSI, SSDI, आउटरीच एक्सेस और रिकवरी, जिसे सोर भी कहते हैं, और बेघरता समन्वयक भी कहा जाता है, उसके समन्वयक भी रहे हैं। उनके पास SSI प्रतिनिधि उनके क्षेत्र में 19 इलिनॉय SSI कार्यालयों में अधिवक्ताओं, सेवा प्रदाताओं, बेघरों के साथ काम करते हैं ताकि बेघर व्यक्तियों को वो सेवाएं और संसाधन मिल सके जिनकी उन्हें सड़कों से बाहर निकलने के लिए आवश्यकता है। इन प्रयास में साझेदारों के साथ काम करते हुए उन्हें बेघरों से सप्लीमेंटल सिक्योरिटी इनकम आवेदन लेने के लिए प्रशिक्षित करते हैं और उन आवेदनों को तेजी से प्रोसेस करके बेघरों को वो पैसे दिलाते हैं जिनका उपयोग करके वो सड़कों से बाहर निकल सके और आवास प्राप्त कर सके। और अंत में हमारे पास है राधिका सुब्रमण्यम जो मेट्रोपॉलिटन एशियन फैमिली सर्विसेज में एक पब्लिक बेनिफिट्स विशेषज्ञ हैं। राधिका मेडिकेड, स्नैप, मेडिकेयर, सोशल सिक्योरिटी, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, सोशल सप्लीमेंटल इंश्योरेंस और मार्केट प्लेस हेल्थ इंश्योरेंस के क्षेत्र में विविध जातीय समुदाय को प्रेस सेवाएं प्रदान करती हैं। साथ ही वो ग्राहकों को आवास और ऊर्जा सहायता कार्यक्रमों के लिए संबंधित काउंटियों और टाउनशिप में संदर्भित भी करती हैं। वह इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ एजिंग की एक शिप काउंसलर है और मेडिकेयर लाभार्थियों और मेडिकेयर सप्लीमेंट, मेडिकेयर एडवांटेज और प्रेस्क्रिप्शन ड्रग प्लान्स के लिए साइन अप करने में मदद करती हैं। साथ ही वह उन लोगों की पहचान भी करती हैं जिन्हें दवाओं पर सब्सिडी के लिए अतिरिक्त मदद की आवश्यकता है। राधिका उनकी सहायता लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति की मदद करने में बहुत गर्व महसूस करती हैं। तो बिना देरी किए आइए अब प्रश्न और उत्तर सेशन को शुरू करें और उसे गहराई से समझें। तो पहला विषय जो हम उठाने जा रहे हैं वो है
सोशल सिक्योरिटी। और जॉन जो हमारे विशेषज्ञ हैं इसमें से कुछ प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो जॉन, हमारे पास पहला प्रश्न है, ये है, एसएसआई क्या है और एसएसआई के लिए कौन पात्र है? एसएसआई एक आवश्यकता आधारित कार्यक्रम है जिसे सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा प्रशासित किया जाता है। और वास्तव में इसके लिए पात्र होने का एकमात्र तरीका यह है कि यदि आपकी आय कम है और संसाधन कम है। और आमतौर पर हम देखते हैं कि आपके भोजन, वस्त्र और आवास की क्या आवश्यकताएं होने वाली हैं और आपको क्या चाहिए ताकि ये पूरी हो सके। इससे 1973 से संघीय स्तर पर संचालित किया जा रहा है और इससे पहले ये राज्यों के अंतर्गत था और इसे विभिन्न प्रकार के तरीकों से किया जाता था। इसी कारण से इसे सोशल सिक्योरिटी प्रशासन को सौंपा गया। इसीलिए हम 1973 में आए और हमने इसका संचालन भी शुरू किया। अब जो लोग इसके पात्र हैं वे अमेरिकी नागरिक, योग्य अप्रवासी या वे लोग हैं जिनके पास होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के साथ किसी प्रकार की इमिग्रेशन स्थिति है और जो अन्य पात्र आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। सप्लीमेंटल सिक्योरिटी इनकम के लिए पात्र होने के लिए यदि आप 1996 से पहले यहाँ आए थे तो आप पात्र होंगे, या यदि आपने 10 वर्षों तक काम किया है और आय अर्जित की है तो आप 1996 के बाद भी आए हो तो आप पात्र हो सकते हैं। लेकिन वे सभी लोग जो नागरिकता या योग्य अप्रवासी की श्रेणी में आते हैं या जो 65 वर्ष से कम उम्र के हैं और जिन्होंने एसएसआई विकलांगता के लिए आवेदन किया है, वे इस योजना के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो लोग 65 वर्ष से अधिक उम्र के हैं वे सोशल सिक्योरिटी आयु लाभों के लिए आवेदन करेंगे, जहां हमें विकलांगता का निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं होगी। हमें केवल आपकी उम्र का प्रमाण चाहिए होगा और यह देखना होगा कि उन श्रेणियों में आप आते हैं कि नहीं जो संभावित रूप से एसएसआई के लिए पात्र हो सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो संक्षेप में यही है एसएसआई। अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला अनुवर्ती प्रश्न ये है, तो एसएसडीआई क्या है और 65 और उससे अधिक उम्र के लोग इसे कैसे आवेदन कर सकते हैं? तो सोशल सिक्योरिटी विकलांगता बीमा, सोशल सिक्योरिटी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस मूल रूप से सोशल सिक्योरिटी रिटायरमेंट बीमा के समान ही है और मुझे यकीन है कि हम इस विषय पर जल्दी ही विस्तार में चर्चा करेंगे। लेकिन सोशल सिक्योरिटी विकलांगता बीमा उन लोगों पर लागू होती है जो अपने फाइका करों का भुगतान करते हैं। जब आप काम करते हैं और आपकी सैलरी से विभिन्न कटौतियां की जाती हैं तो उसमें फेडरल इनकम टैक्स, स्टेट इनकम और फिर फाइका टैक्स भी शामिल होता है। फाइका का मतलब अमेरिकी सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर कर या टैक्स होता है। कुछ अन्य लोग इस पर और अधिक चर्चा करेंगे, लेकिन मूल रूप से फाइका ही सोशल सिक्योरिटी टैक्स है। सोशल सिक्योरिटी विकलांगता बीमा के लिए पात्र होने के लिए आपको कम से कम 10 वर्षों तक काम करना आवश्यक है। लेकिन केवल इतना ही नहीं, विकलांग होने से पहले आपको पिछले 10 वर्षों में से कम 5 वर्षों तक कार्यरत रहना आवश्यक है ताकि आप सोशल सिक्योरिटी विकलांगता बीमा के बीमित माने जाएं। यह एक बीमा आधारित लाभ है, जबकि एसएसआई सप्लीमेंटल सिक्योरिटी इनकम एक आवश्यकता अनुसार दिया जाने वाला लाभ है। आपका फाइका टैक्स भुगतान जितना अधिक होगा उतनी ही अधिक राशि आपको अपने मासिक सोशल सिक्योरिटी विकलांगता बीमा चेक में मिलेगी। जहां तक रिटायरमेंट लाभों की बात है, ये पात्रता के लिहाज से लगभग समान ही है। इसे हम 40 तिमाहियों या 40 क्वार्टर्स का कार्यकाल कहते हैं, जो कुल मिलाकर 10 वर्षों के कार्यकाल के बराबर होता है। आप 62 वर्ष की उम्र में जल्दी रिटायरमेंट लेकर कम राशि प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यदि आपका जन्म 1960 के बाद हुआ है और आपको 67 वर्ष की आयु तक इंतजार करना पड़ेगा तब, ताकि आप अपना पूरा रिटायरमेंट लाभ प्राप्त कर सकें और जितना आपने सोशल सिक्योरिटी प्रणाली में भुगतान किया है उसका पूरा लाभ ले सकें। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया है, धन्यवाद। ये स्पष्ट रूप से बताता है कि एसएसआई और एसएसडीआई के बीच में क्या अंतर है। लेकिन फिर सोशल सिक्योरिटी रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या हैं? हाँ, मैं उसी के बारे में बात कर रहा था।
ये तब होता है जब आप विकलांग नहीं हैं, क्योंकि अगर आप विकलांग हैं और यदि आप सोशल सिक्योरिटी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के तहत विकलांग माने जाते हैं, तो जब आप 60 की उम्र में या फिर पूरी रिटायरमेंट उम्र में पहुंचते हैं, तब भी आपको वैसे ही भुगतान किया जाएगा जैसे कि आप पूरी तरह से रिटायर हो चुके हों। रिटायरमेंट बेनिफिट्स का विकलांगता से कोई लेना देना नहीं होता। ये पूरी तरह से आपकी उम्र पर निर्भर करता है। सबसे जल्दी आप 62 वर्ष की उम्र में सोशल सिक्योरिटी रिटायरमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इस उम्र में आपको अपनी पूरी रिटायरमेंट उम्र की तुलना के लगभग 1/3 कम भाग मिलेगा। हर साल जैसे जैसे आप अपनी पूरी रिटायरमेंट उम्र के करीब पहुंचते हैं, आपके रिटायरमेंट लाभ थोड़े बढ़ते जाते हैं, लेकिन फिर भी ये पूरी रिटायरमेंट उम्र पर मिलने वाले लाभ से कम ही होते हैं। 1960 या उसके बाद जन्मे लोगों के लिए पूरी रिटायरमेंट उम्र 67 वर्ष होती है। 1959 में जन्मे लोगों के लिए यह 66 वर्ष 10 महीने होती है और 1948 में जन्मे लोगों के लिए ये 66 वर्ष 8 महीने होती है। इसी तरह से ये पहले जन्मे लोगों के लिए क्रमशः घटता जाता है। तो संक्षेप में सोशल सिक्योरिटी रिटायरमेंट इस तरह से काम करता है। सोशल सिक्योरिटी रिटायरमेंट बेनिफिट्स फाइका टैक्स पे आधारित होता है, जो आप अपने कामकाजी जीवन में भुगतान करते हैं। असल में जब आप फाइका टैक्स देते हैं तो आप उन लोगों की सहायता कर रहे होते हैं जो अभी वर्तमान में सोशल सिक्योरिटी लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जैसे सोशल सिक्योरिटी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के लाभार्थी, रिटायरमेंट लाभ पाने वाले लोग, सर्वाइवर्स बेनिफिट लाभ पाने वाले लोग या ऑक्सिलरी बेनिफिट पाने वाले लोग। इन सभी लोगों का आप जो है फायदा कर रहे होते हैं जब आप सोशल सिक्योरिटी देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि ये स्पष्ट रूप से एसएसआई और एसएसडीआई और रिटायरमेंट लाभों के बीच के अंतर को बताता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद जॉन। और अब हम स्नैप पर एक प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, तो विशेषज्ञों में से कोई भी इसका उत्तर दे सकता है। 65 और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए स्नैप पात्रता आवश्यकताएं क्या होती है? तो 65 वर्ष और उसके अधिक आयु के लोगों के लिए उन्हें कानूनी स्थायी निवासी के रूप में या ग्रीन कार्ड पर 5 साल पूरे करने चाहिए और उन्हें खाद्य सहायता फूड स्टैम्प की आवश्यकता दिखानी होगी। आमतौर पर जिस तरीके से हम स्नैप के लिए आवेदन करते हैं या हमें सिखाया गया है वह यह है कि अगर वह किसी के साथ रहते हैं तो पूरे परिवार को स्नैप यूनिट माना जाता है, जैसे कि अगर वो अपने बच्चे पोते पोतियों के साथ रह रहे हैं। लेकिन अगर व्यक्ति या जोड़ी या 3 लोग अलग अलग रह रहे हैं तो वे एक साथ मिलकर स्नैप के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब स्नैप के लिए आय की आवश्यकताएं होती हैं और मैं थोड़ी देर में इसे दिखाती हूँ। तो 2024 के स्नैप आय दिशा निर्देश अक्टूबर में प्रकाशित हुए थे। तो संघीय गरीबी स्तर फेडरल पॉवर्टी लेवल का 165% जो है वो $2071 है। तो कोई भी एक व्यक्ति जिसकी आय $2071 से कम हो वह स्नैप के लिए आवेदन कर सकता है। अब 2 व्यक्तियों के लिए ये $2811 है। फिर एक और द्वितीय दिशा निर्देश है जो कि संघीय गरीबी स्तर फेडरल पॉवर्टी लेवल का 100% है, जो $2510 है एकल व्यक्ति के लिए और 2 लोगों के लिए $3406 है। ये परिवार के सदस्यों के आधार पर बढ़ता है, क्योंकि स्नैप का आवेदन व्यक्तिगत रूप से जोड़ों के लिए या पूरे परिवार के रूप में हो सकता है यदि वे अपने परिवार, बच्चे, पोते पोतियों के साथ रहते हैं। और यही बात उनकी आय सीमा के लिए भी लागू होती है। स्नैप के लिए उनकी आय और संपत्ति किसी भी समय एकल व्यक्ति के लिए $2000 से अधिक नहीं हो सकती है और जोड़ों के लिए ये $3000 तक हो सकती है, 65 वर्ष और उसके ऊपर के लिए। हाँ, ये जानना अच्छा है और खासकर जब आप जानते हैं कि यह सूचना अक्टूबर से सबसे अपडेटेड है। मुझे खुशी है कि हमने इस विषय को उठाया और अब आप इसे संबोधित कर सके। और वैसे स्नैप का मतलब पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम है, जो इसके बारे में अच्छी तरह से वाकिफ नहीं है। राधिका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मेडिकेड और मेडिकेयर के प्रश्नों पर आएंगे। एमिली, आप चर्चा कर सकते हैं और या राधिका। तो पहला प्रश्न वास्तव में ये है कि मेडिकेयर और मेडिकेड में क्या अंतर है और ये एक साथ कैसे काम करते हैं। मुझे लगता है कि ये सबसे आम सवाल है जो लोगों को हो सकता है।
हाँ, तो मैं इसे ले सकती हूँ। तो मेडिकेयर के लिए ये अनिवार्य रूप से 65 और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों या कम से कम 24 लगातार महीनों तक विकलांगता लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के लिए एक फेडरल हेल्थ इंश्योरेंस कार्यक्रम है। मेडिकेयर के वास्तव में 4 भाग होते हैं। मेडिकेयर पार्ट ए, जो अस्पताल में भर्ती होने की लागत का 80% कवर करता है। मेडिकेयर पार्ट बी, जो आपके डॉक्टर के दौरे और आपकी स्क्रीनिंग को कवर करता है। और फिर मेडिकेयर पार्ट सी भी है, जिसे ए और बी के अतिरिक्त खरीदा जाना चाहिए। तो यह पार्ट ए और पार्ट बी के लिए कवर नहीं की गई किसी भी शेष 20% को कवर करेगा। और मेडिकेयर पार्ट डी भी है, जो प्रेस्क्रिप्शन दवाओं के लिए है। मेडिकेड एक स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस कार्यक्रम है और यह कम आय वाले सीमित संसाधनों वाले व्यक्तियों के लिए है। तो ये आवश्यक अंतर है दोनों में। वे वरिष्ठ नागरिकों या विकलांग व्यक्तियों के लिए एक साथ काम करते हैं, जहां मेडिकेयर आमतौर पर सेवाओं का प्राथमिक भुगतान करता होता है और फिर मेडिकेयर जो कुछ भी कवर नहीं करता है उसे पूरा करने के लिए मेडिकेड का इस्तेमाल होता है। धन्यवाद। हाँ, अब एक अनुवृत्ति प्रश्न यह होगा कि मेडिकेयर क्या नहीं कवर करता है और मेडिकेयर क्या कवर नहीं करता है, मेडिकेड क्या कवर नहीं करता है। तो मेडिकेड लगभग सब कुछ कवर करता है। मेडिकेड को अंतिम उपाय का बीमा कहा गया है। ये बहुत ही कम आय दिशा निर्देशों पर आधारित है। वरिष्ठ नागरिक 65 और उससे अधिक के लिए वर्तमान आय दिशा निर्देश एक व्यक्ति के लिए $1,255 है और एक जोड़े के लिए $1,703 है। इसलिए यदि आप उस आय दिशा निर्देश के अंतर्गत हैं तो आप मेडिकेड के लिए आवेदन कर सकते हैं। और पैंडेमिक के बाद संपत्ति सीमा वास्तव में बढ़ गई है, इसीलिए 1 या 2 लोगों के लिए संपत्ति सीमा $17,500 है। इसलिए यदि आप इन सभी अनुमानित आय दिशा निर्देशकों के अंतर्गत हैं तो आप मेडिकेड के लिए आवेदन कर सकते हैं। मेडिकेड सब कुछ कवर करेगा। मेडिकेड लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस को कवर करेगा। मेडिकेयर लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस को कवर नहीं करता है, इसे आपको अलग से खरीदना होगा। तो मेडिकेयर केवल 80% कवर करता है। यह डेंटल हेल्थ को कवर नहीं करता है और ये डेंटल, विजन, हियरिंग को कवर नहीं करता है। और आपको उस 20% को इंश्योरेंस डिडक्टिबल के लिए एक सप्लीमेंटल इंश्योरेंस बीमा की आवश्यकता है। और आमतौर पर कम आय वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए मेडिकेयर, जैसे अभी एमी ने कहा, मेडिकेयर प्राथमिक होगा और मेडिकेयर द्वितीय बीमा होगा। और इसी तरह वे काम करते हैं कि मेडिकेयर जो कुछ भी जिसका भुगतान नहीं करता है, उस समय मेडिकेड कदम रखता है और उन सभी चीजों का वो भुगतान कर देता है। ठीक है। हाँ, धन्यवाद। लेकिन जब कोई 65 वर्ष का हो जाता है और मेडिकेयर में नामांकित होता है तो इससे उसकी मेडिकेड पात्रता कैसे प्रभावित होती है? नहीं, इससे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए जब लोग 65 वर्ष के होने के कगार पे होते हैं और यदि वो मेडिकेड पर हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन सर्विसेज स्थानीय कार्यालय उनको नोटिस भेजना शुरू कर देता है कि संक्रमण नामक कुछ प्रक्रिया है। तो उस समय उन्हें पता है कि वो मेडिकेयर में संक्रमण या ट्रांजिशन करने जा रहे हैं। यदि उन्होंने मेडिकेयर के संघीय स्वास्थ्य प्रणाली में 40 क्वार्टर या 10 वर्षों तक करों का भुगतान किया है तो वो मेडिकेयर के पात्र हो जाते हैं। संक्रमण स्वचालित हो जाता है, उन्हें कोई प्रीमियम नहीं होता, यह प्रीमियम मुक्त होता है क्योंकि उन्होंने पहले ही 40 क्वार्टर का भुगतान कर दिया है। और फिर पार्ट बी का प्रीमियम होता है जो 1 जनवरी से 2025 से $185 होगा। ये राज्य द्वारा अवशोषित किया जाएगा और क्योंकि उनके पास मेडिकेड था, तो जब आप मेडिकेयर के लिए आवेदन करते हैं तो आपको सोशल सिक्योरिटी के माध्यम से जाना होता है। मेडिकेयर पार्ट ए और पार्ट बी सोशल सिक्योरिटी के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया होती है और फिर सोशल सिक्योरिटी राज्य डीएस को आवेदन पत्र भेजता है, ये बताते हुए कि इस व्यक्ति का एक प्रीमियम है, यह कम आय है और वह राज्य वो सभी खर्चों को अवशोषित करेगा जो मेडिकेयर अवशोषित नहीं करता है। तो पार्ट डी ड्रग योजना, 20% को इंश्योरेंस, प्रीमियम, सब कुछ निपट जाएगा। इसीलिए सामान्यतः जब वे 65 वर्ष के होते हैं तो उन्हें यह चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होती कि वो मेडिकेयर या मेडिकेड पर हैं। वो मेडिकेड पर होते हैं और मेडिकेयर के पात्र होते हैं। सब कुछ काफी सहजता से हो जाता है। यदि उन्हें कोई समस्या आती है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, उन्हें बस शिप काउंसलर से संपर्क करना होता है या डीएचएस जाना होता है। और इलिनॉय राज्य में
बहुत सारी मदद हमें उपलब्ध है। तो इसमें कोई भी ऐसी चिंता वाली बात है ही नहीं, सब कुछ बहुत आसानी से हो जाता है। और मुझे यकीन है हमारे उपस्थित लोगों के लिए ये वास्तव में जानना बहुत अच्छा है, क्योंकि एक चिंता का विषय होता है ना? जैसे कि 65 वर्ष के होने पर क्या होगा, इसके लिए ये जानना अच्छा है कि ये इतना कठिन नहीं है और संक्रमण आसानी से हो जाता है। आप जानते हैं मेडिकेयर और मेडिकेड पर कुछ और प्रश्न है, लेकिन हम रोजगार और लाभ और यात्रा पर प्रश्न पूछने के बाद उस पर वापस आएंगे। और यदि हमारे पास समय है तो हम उस पर वापस आके और भी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन मेडिकेयर और रोजगार पर आते हुए क्या होगा यदि कोई सेवानिवृत्त हो गया है या रिटायर हो गया है और एक पूर्व नियोक्ता के व्यापक स्वास्थ्य बीमा को प्राप्त कर रहा है? क्या उन्हें 65 वर्ष के होने पर मेडिकेयर भाग बी के लिए साइन अप करने की आवश्यकता है? ठीक है, ठीक है, इसमें जानने में मदद मिलती है। हाँ, उन्हें वो करना होगा, क्योंकि वो व्यक्ति मुझे लगता है सेवानिवृत्त है ना, वो सिर्फ सेवानिवृत्त स्वास्थ्य बीमा प्राप्त कर रहा है, सही? तो उन्हें मेडिकेयर भाग ए और भाग बी के लिए साइन अप करना होगा, क्योंकि जब वे सेवानिवृत्त है या रिटायर्ड है तो हमें नहीं पता कि उन्हें सेवानिवृत्त व्यापक स्वास्थ्य लाभ कितना मिल रहा है। इसीलिए उस स्थिति में हम आमतौर पे उन्हें अपने बेनिफिट्स कोऑर्डिनेटर से जांच करने के लिए कहते हैं, जो सेवानिवृत्त लाभों व्यापक लाभों को नियंत्रण कर रहा है और सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यह विश्वसनीय कवरेज है। और फिर वे भाग ए भाग बी के लिए साइन अप कर सकते हैं। और यदि वो सेवानिवृत्त या रिटायर्ड है तो मेडिकेयर प्राथमिक बन जाता है, क्योंकि वो 65 वर्ष के हैं, और फिर उनका सेवानिवृत्त कवरेज उनका द्वितीय होगा। ठीक है, ये जानने में मदद मिलती है। हाँ, क्या मैं इसमें एक और बात जोड़ सकती हूँ? हाँ, राधिका ने जो बताया उसके अलावा कभी कभी सेवानिवृत्त योजना 65 वर्ष की आयु के बाद मेडिकेयर योजना बन सकती है या मेडिकेयर सप्लीमेंट बन सकती है। और इसीलिए जैसा कि राधिका ने बताया, हमें लाभ प्रशासक से बात करना होगा और कहना उनसे बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे पता है कि मैं 65 वर्ष का होने जा रहा हूँ, 65 वर्ष की आयु में मेरा कवरेज कैसे बदल सकता है? लेकिन 65 वर्ष की आयु में मेडिकेयर में नामांकन करने की सलाह वास्तव में बहुत कायम है। हम नहीं चाहते कि लोग जुर्माना भरे या प्राथमिक कवरेज से वंचित रह जाएं, केवल इसीलिए कि उनके पास ये सेवानिवृत्त बीमा है और उन्होंने नामांकन में देरी कर दी। जब आपके पास सेवानिवृत्त लाभ हो तो आपको लगभग हमेशा 65 वर्ष की आयु में मेडिकेयर में नामांकन करा लेना चाहिए। और नामांकन की अवधि होती है, इसीलिए उन्हें नामांकन विंडो में के अंदर होना चाहिए, अन्यथा उन्हें जुर्माना लगेगा। और विशेष रूप से पार्ट बी हर साल की देरी पर यह जुर्माना 10% का होता है। इसलिए मान लीजिए कि उन्होंने 5 साल की देरी कर दी, जुर्माना 50% होगा, तो $185 प्लस 50%, ये एक बहुत ज्यादा बड़ी राशि हो जाती है। इसीलिए उन्हें बहुत सावधान रहना होगा। और इसीलिए हम लगातार सारे आउटरीच करते हैं, शिप नोटिस भेजता है, DHS नोटिस भेजता है, सामाजिक सुरक्षा भेजता है, हर कोई अपने स्तर से आउटरीच कर रहा है। और दवा योजना भी, अब फिर से उस सेवानिवृत्त व्यापक कवरेज में एक विश्वसनीय दवा योजना होनी चाहिए। अगर योजना विश्वसनीय नहीं है और मान लीजिए वरिष्ठ नागरिक के पास 10 या 15 दवाएं हैं तो ये एक समस्या हो सकती है। इसलिए दवा योजना लेना बेहतर हो सकता है। जो वर्तमान में मुझे लगता है ये दवा योजना प्रीमियम $36.78 है, लेकिन इलिनॉय में बहुत अच्छा बेंचमार्क है जहां वो सिर्फ $3 या $4 और कोई योजनाएं $0 में भी है। तो हाँ, और दूसरी बात ये भी है कि कभी कभी हम लोगों को केवल न्यूनतम स्तर की दवा योजना को लेने को प्रेरित करते हैं कि सबसे कम वाली ले ले, क्योंकि यदि आप सही समय पर दवा योजना नहीं लेते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। ठीक है, और ये जानना बहुत मददगार है, क्योंकि कभी कभी आप जानते हैं लोग ये तय कर सकते हैं कि मुझे दवा योजना की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बाद में यदि वो चाहते हैं तो फिर उन्हें जुर्माना देना पड़ सकता है। इसलिए ये जानना बहुत अच्छा है। ठीक है, एक और सवाल ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कोई व्यक्ति सेवानिवृत्त होने वाला है और उनके नियोक्ता ने उन्हें 18 महीने का कोबरा कवरेज दिया है, क्या वे कोबरा कवरेज समाप्त होने तक मेडिकेयर में साइन अप करने में देरी कर सकते हैं? हाँ, आमतौर पर कोबरा केवल 6 से 8 महीने तक चलता है, पर 18 महीने, क्या व्यक्ति ने नौकरी खो दी है? क्या इसीलिए उनके पास 18 महीने का कोबरा कवरेज है? हाँ, इसीलिए मैंने उनसे अपने HR कोऑर्डिनेटर, बेनिफिट्स कोऑर्डिनेटर से सुनिश्चित करने के लिए कहूंगी कि उनके पास 18 महीने का कोबरा कवरेज है। और आमतौर पर उस कवरेज के समाप्त होने के बाद उनके पास साइन अप करने के लिए 6 महीने होते हैं, जो फिर से एक विशेष नामांकन अवधि है। इसे SCP कहा जाता है। और उन्हें भाग बी के लिए साइन अप करना होगा
जो कुछ भी वो 6 महीने की नामांकन अवधि में कवर नहीं किया गया था, जैसे दवा योजना वगैरह। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी कभी भले ही उनके पास 18 महीने का कोबरा कवरेज हो, आमतौर पर कोबरा पर्याप्त कवरेज नहीं देता है। इसलिए मेडिकेयर पार्ट ए, बी और डी लेना और कोबरा को सप्लीमेंटल बीमा के रूप में रखना ही बेहतर हो सकता है। यह कुछ ऐसा है कि जिन्हें उन्हें अपने एचआर कोऑर्डिनेटर, बेनिफिट्स कोऑर्डिनेटर से जांच करनी होगी, जहां से उन्होंने वो कोबरा कवरेज लिया है। ये करना जरूरी है ताकि वो सही तरीके से सुनिश्चित कर सके। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि चाहे उनके पास कोबरा बीमा हो या ना हो, मेडिकेयर लेना बेहतर है। हाँ, इसे लेना अच्छा है। लेकिन वो ऐसा करते नहीं, क्योंकि उन्हें बाद भी प्रीमियम देना होगा। पार्ट ए कवर होगा, लेकिन उनके पास 40 क्वार्टर्स हैं, लेकिन पार्ट बी और पार्ट डी दवा प्रीमियम देना होगा। इसलिए उन्हें ये जांचने की आवश्यकता है कि क्या उन्हें लगता है कि कोबरा कवरेज विश्वसनीय है। अगर सब कुछ ध्यान रखा जा रहा है, वो इसे आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन 18 महीने थोड़े से खींचे हुए लगते हैं यदि वो 65 से अधिक के हैं, क्योंकि मेडिकेयर 65 पर प्रशासित किया जाता है। इसीलिए उन्हें निश्चित रूप से इसमें शामिल होना होगा और जांच करनी होगी। उन्हें शिप काउंसलरों से जांच करने, सामाजिक सुरक्षा से जांच करने, एजेंसियों से जांच करने, क्षेत्र एजेंसियों से जांच करने की सलाह दी जा सकती है, और साइन अप के लिए उनका जो मार्गदर्शन कर रहे हैं। हाँ, और मैं ये भी जोड़ना चाहूंगी कि जब कोबरा की बात होती है तो मेडिकेयर के नियम होते हैं कि जब आपके पास अन्य बीमा हो तो पहले भुगतान कौन करेगा और बाद में कौन, और कोबरा मेडिकेयर के बाद भुगतान करता है। इसलिए यह भी महत्वपूर्ण है कि आप मेडिकेयर में नामांकित हो, भले ही आपको कोबरा कवरेज की पेशकश की जा रही हो, क्योंकि मेडिकेयर को पहले भुगतान करना चाहिए। कभी कभी हमें मेडिकल राइट्स सेंटर की हेल्पलाइन पर लोगों के कोबरा कवरेज को लेकर समस्याएं देखने को मिलती हैं, और कोबरा बहुत महंगा होता है आमतौर पर, क्योंकि नियोक्ता उसका प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर देता है। तो इसलिए लोग सोचते हैं कि उनके पास ये महंगा कवरेज है और उन्हें मेडिकेयर की जरूरत नहीं है, और कोबरा गलती से आपकी सेवाओं को भुगतान कर सकता है और फिर बाद में ये कह सकता है, ओ आप 65 वर्ष के हैं, आपको मेडिकेयर होना चाहिए था। इससे समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिसका समाधान शिप काउंसलर्स जाहिर कर सकते हैं। और अगर हम इस समस्या को टाल सकते हैं तो आपको मेडिकेड में नामांकित करवा सकते हैं अगर आप 65 वर्ष या उससे बड़े हैं और आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं और आपका नियोक्ता आपको कहता है हम आपको कोबरा ऑफर देंगे, या आप अपनी नौकरी खो देते हैं और आपको कोबरा दिया जाता है, तो ये एक पूरी तरह से विकल्प है। लेकिन हम यह भी सिफारिश करते हैं कि आप मेडिकेयर लें ताकि वो प्राथमिक कवरेज के रूप में हो, और फिर कोबरा वास्तव में सहायक और व्यापक है तो आप उसे भी रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपके सामने एक और सिचुएशन रखती हूँ। क्या होगा कि कोई 65 वर्ष की आयु के बाद भी काम करना जारी रखना चाहता है और उसके नियोक्ता का स्वास्थ्य बीमा एक उच्च कटौती योग्य स्वास्थ्य योजना है जो स्वास्थ्य बचत खाते से जुड़ी हुई है, और ये मेडिकेयर में कैसे फिट होगा? तो ठीक है, तो हाई डिडक्टेबल हेल्थ प्लान के तहत आप अपने हेल्थ सेविंग अकाउंट HSA में कर मुक्त डॉलर डालते हैं, सही। लेकिन ये 65 वर्ष की उम्र में रुक जाएगा। 65 वर्ष की उम्र से पहले आपके पास ये इसलिए था क्योंकि वो एक निजी बीमा था, लेकिन 65 के बाद आपका क्रेडिटेबल बीमा शुरू हो जाता है। इस समय तक आपने शायद 10, 20, 30, 40 या जितने वर्षों के लिए भी काम किया होगा। इसलिए आपका नियोक्ता कहेगा कि अब आप HSA में योगदान नहीं कर सकते क्योंकि ये प्री टैक्स डॉलर हैं। आमतौर पर हाई डिडक्टेबल प्लान उन लोगों के लिए है जो बहुत सस्त है और संभवतः सेवा प्राप्त करने से पहले उन्हें अपनी कटौती योग्य राशि का भुगतान करना पड़ता है। अगर आपके पास हाई डिडक्टेबल प्लान है तो आप अपने बेनिफिट्स कोऑर्डिनेटर से पूछिए। ये लाभ सुनिश्चित रूप से रुक जाएंगे और आप HSA में योगदान नहीं जारी रख सकते। लेकिन अगर आप मेडिकेयर में साइन अप करते हैं तो आप अपने HSA के पैसे का उपयोग मेडिकेयर के डिडक्टिबल्स, को-पे और को-इंश्योरेंस के भुगतान के लिए कर सकते हैं। जब आप 65 के होते हैं तो ये HSA राशि इन सभी खर्चों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन फिर से यदि आप हाई डिडक्टेबल प्लान पे हैं तो आपको नियोक्ता आपके HSA में योगदान करने से मना कर देगा क्योंकि आपके पास मेडिकेयर का विकल्प है। इसीलिए मेडिकेयर लेना बेहतर हो सकता है और फिर आप अपने HSA में जमा किए गए प्री टैक्स डॉलर को अपने को-पेमेंट्स या डिडक्टिबल्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा किया जा सकता है। अच्छा, ये जानना तो बहुत अच्छा है। अब एमी और एमिली और राधिका, मेडिकेयर और रोजगार से संबंध में कोई अन्य परिदृश्य जो आप सोच सकते हैं या जो सामने आते हैं या जिनके बारे में लोगों को जानने की आवश्यकता है, इनके अलावे जो मैंने अभी प्रस्तुत किए हैं, ऐसा कुछ है?
अगर ऐसा कुछ है तो बताएं। तो अगर कोई व्यक्ति 65 की उम्र के बाद भी काम कर रहा है, बहुत लोग 70-72 तक काम करते हैं और उनके पास क्रेडिटेबल हेल्थ इंश्योरेंस है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? अगर कंपनी में 12 या 20 से अधिक कर्मचारी हैं और उनके पास अच्छा बीमा है जिसे ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस कहा जाता है, तो भी कंपनी या फर्म के ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पर बने रह सकते हैं और बस मेडिकेयर पार्ट ए के लिए साइन अप कर सकते हैं। पार्ट ए तो वैसे भी प्रीमियम मुक्त होता है। जब आप 65 वर्ष के हो जाते हैं तो संभावना है कि आप 10, 20, 30 या 40 वर्ष तक आपने काम कर लिया होगा। आपको 40 तिमाही क्वार्टर्स पूरे कर लेने चाहिए, जो कि 10 साल की सेवा के बराबर है, जिसमें आपके सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेड और मेडिकेयर टैक्स का भुगतान किया होगा। इसीलिए आप सिर्फ पार्ट ए के लिए साइन अप कर सकते हैं जो आपके पास होगा, और साथ ही आप अपने ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस को जारी रख सकते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह जांचना है कि 65 वर्ष या उसके अधिक आयु के व्यक्ति को कोई नियमित दवाइयां तो नहीं लेनी पड़ रही। बहुत से वरिष्ठ नागरिक उच्च लागत वाली दवाइयों पर निर्भर होते हैं। उदाहरण के लिए कुछ लोग मधुमेह, डायबिटीज के लिए 3 अलग अलग प्रेस्क्रिप्शन दवाएं लेते हैं, जिसमें 3 अलग अलग इंसुलिन शामिल है। हालांकि अब इंसुलिन की लागत प्रति प्रिस्क्रिप्शन $35 पर कैप कर दी गई है, इसलिए ये ठीक है। लेकिन कुछ अन्य दवाएं जैसे एलेक्सिर, जार्डियंस और अन्य महंगी दवाएं काफी खर्चीली हो सकती हैं। अगर आप इनमें से किसी प्रकार की दवाई ले रहे हैं तो ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपके ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस में एक क्रेडिटेबल ड्रग प्लान हो। यदि ऐसा नहीं है तो मेडिकेयर पार्ट बी प्लान लेना बेहतर हो सकता है, ताकि आपकी जो भी दवाइयों की लागत है उसको कवर किया जा सके। नहीं तो ये आपके लिए काफी खर्चीला हो सकता है, तो ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और अब मान लीजिए कि और कभी कभी नियोक्ताओं की कुछ विशेष फार्मेसियों के साथ साझेदारी हो सकती है, जिससे आपकी दवाएं आपके ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के तहत सस्ती हो सकती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं भी होगा और पार्ट डी दवा योजना लेना बेहतर विकल्प हो सकता है। अगर आप 65 वर्ष के बाद काम कर रहे हैं, मान लीजिए 70 या 72 वर्ष की उम्र तक, तो सबसे अच्छा यही होगा कि आप अपने बेनिफिट्स कोऑर्डिनेटर से परामर्श करें। और अगर आप 67 या 69 की उम्र में काम छोड़ते हैं और आपके पास साइन अप करने के लिए 6 महीने तक का समय होता है, इसे स्पेशल एनरोलमेंट पीरियड कहा जाता है, जिसके दौरान आप मेडिकेयर पार्ट बी में साइन अप कर सकते हैं। पार्ट बी में आउट पेशेंट हेल्थ इंश्योरेंस, डॉक्टर विजिट, फिजिकल थेरेपी, एक्सरे जैसी दवाइयां शामिल होती हैं, जैसी सेवाएं शामिल होती हैं। और इसके अलावा आपके पास मेडिकेयर पार्ट डी दवा योजना में साइन अप करने के लिए 63 दिन अतिरिक्त मिलते हैं। लेकिन अगर आप पहले से ही 62 साल की उम्र में अर्ली सोशल रिटायरमेंट बेनिफिट्स ले रहे हैं, जैसा कि जॉन ने बताया, तो आप 65 वर्ष के होंगे तो सोशल सिक्योरिटी प्रशासन आपको पार्ट ए और पार्ट बी कार्ड अपने आप भेज देगा। ऐसी स्थिति में आपको सोशल सिक्योरिटी को सूचित करना होगा कि आप अभी काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पहले से ही सोशल सिक्योरिटी लाभ ले रहे हैं तो आपकी आय सीमित होगी, क्योंकि आपने पहले ही सोशल सिक्योरिटी से धन प्राप्त किया हुआ है। लेकिन फिर भी आपके पास अपने नियोक्ता के हेल्थ इंश्योरेंस के माध्यम से कवरेज होगा, इसीलिए केवल पार्ट ए रख सकते हैं और पार्ट बी रोक सकते हैं। हाँ, ये बहुत मददगार है। एक और सवाल है, जॉन, क्या SSI और SSDI पर कोई व्यक्ति काम कर सकता है? हाँ, SSI पर किसी व्यक्ति के लिए काम करना हमेशा सर्वोत्तम हित में होता है, क्योंकि हम उनके वेतन का आधा से भी कम हिस्सा उनके SSI के विरुद्ध गिनते हैं। आप वेतन के मामले में 1000 कमा सकते हैं, फिर भी लगभग $450 मूल का SSI प्राप्त कर सकते हैं, और SSI की पूरी राशि अब $943 है। इसीलिए SSI पर रहते हुए काम करना हमेशा सर्वोत्तम होता है, क्योंकि आपको हमेशा अधिक पैसा मिलेगा और आपको मेडिकेड के लिए पात्र माना जाएगा। और आपको इलिनॉय राज्य में बिना किसी स्पेंड डाउन के मुफ्त मेडिकेड के पात्रता पर हमें सवाल उठाने के लिए $34,000 से अधिक कमाना होगा। और फिर भी मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो $70-80,000 कमाते हैं। उन्होंने कमाए क्योंकि उन्होंने अपने मेडिकेड का इतना अधिक उपयोग किया है। वे अभी भी इलिनॉय राज्य में मुफ्त मेडिकेड के लिए पात्र थे। इसीलिए जब आप काम कर रहे होते हैं, जब आप SSI पर होते हैं, तो आपको हमेशा इसमें फायदा ही होगा। अब सोशल सिक्योरिटी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के लिए आप जानते हैं, मैं अक्सर एक प्रसिद्ध उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि टेलर स्विफ्ट सीढ़ियों से गिर गई और उन्होंने अपने पीठ पे चोट लगा ली। आप जानते हैं वो हर किसी तरह की सोशल सिक्योरिटी के लिए पात्र होंगी, क्योंकि उन्होंने शायद बहुत अधिक फाइका करों का भुगतान किया है। लेकिन मान लीजिए कुछ साल बाद या कुछ महीने बाद वे महसूस करने लगे कि वह ठीक महसूस कर रही हैं और अब वो अपनी कॉन्ट्रैक्ट्स वापस ले सकती हैं।
अपना स्टूडियो काम कर सकती हैं और जो भी गज़िलियन डॉलर वो कमाती है वो कमा सकती हैं, जो भी इसका मतलब हो। खैर, वो 9 महीने तक ऐसा कर सकती हैं और फिर भी अपने सोशल सिक्योरिटी चेक प्राप्त कर सकती हैं। तो मैं इसे बेयोंसे या टेलर स्विफ्ट महीने कहता था और मजाक में कहता था, लेकिन जब हम 10वें महीने में पहुंचते हैं तो आपको सब्सटैंशियल गेनफुल एक्टिविटी की सीमा के कम कम आय कमानी होगी, जो 1550 मासिक कुल ग्रॉस है। यदि आप उससे अधिक कमाते हैं तो आपको उस महीने के लिए चेक नहीं मिलेगा, या अगर आप $1549.99 या उससे कम कमाते हैं, आप काम करते हुए भी अपना चेक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वास्तव में निर्भर करता है कि आप सोशल सिक्योरिटी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस पर रहते हुए कितना काम कर रहे हैं। इसके अलावा आपका मेडिकेयर तब तक जारी रहेगा जब आपने काम करना शुरू किया था, और आपके काम करने के दौरान कम से कम 8.5 सालों तक जारी रहेगा। तो आपको अपनी मेडिकेयर खोने के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। एक बार जब आप काम करना शुरू कर देते हैं और फिर यदि आपको अपना काम करना बंद करना पड़ता है, और यदि SSDI प्राप्त करते समय आपके लाभ बंद हो जाते हैं, तो मान लीजिए अगर आप 5 साल के भीतर फिर से काम करना शुरू करते हैं तो आपको फिर से सारी प्रक्रिया नहीं करनी पड़ेगी और आप फिर से चेक प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए अक्सर ये आपके हित में होता है कि जब आप SSDI पर हो तो काम करें। तो ये SSI का मामला है। अगर आप अर्ली रिटायरमेंट लेते हैं तो मान लीजिए आप 62 वर्ष की उम्र में रिटायर होते हैं, तो अब आपकी कुल आय की सीमा $22,650 होगी, और इसके ऊपर हर $2 के लिए $1 आपकी चेक से काटा जाएगा। इसीलिए आपको इस सीमा के अंदर रहना होगा ताकि आप अपने रिटायरमेंट चेक प्राप्त कर सके। हालांकि जब आप अपने पूर्ण रिटायरमेंट एज पे पहुंचेंगे तो आप किसी भी तरह की आय कमा सकते हैं, कि जैसा कि मैंने कहा टेलर स्विफ्ट जैसी कमाई भी कर सकते हैं और फिर भी अपना सोशल सिक्योरिटी चेक प्राप्त कर सकते हैं। तो संक्षेप में इसी तरह का काम सोशल सिक्योरिटी लाभ को प्रभावित करता है। धन्यवाद जॉन। तो मुझे जल्दी से एक और सवाल का ख्याल आया कि क्या मुझे मेडिकेयर में नामांकित होना होगा यदि 65 वर्ष की आयु के बाद मुझे अपने या अपने जीवन साथी के नियोक्ता से स्वास्थ्य कवरेज मिल रहा है? हाँ, तो अभी हमने उसे कवर किया। अगर आपके पास अपने जीवन साथी या अपने से स्वास्थ्य बीमा है तो आप अभी भी काम कर रहे हैं, है ना? आप या आपके जीवन साथी अभी भी काम कर रहे हैं, सही? कोई तो काम कर रहा है, ठीक है? ओके, कोई काम कर रहा है। तो अगेन, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, अगर कंपनी में 20 से ज्यादा कर्मचारी हैं और उनके पास क्रेडिटेबल ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस है, तो आप उस पर बने रह सकते हैं और अपना मेडिकेयर लेना टाल सकते हैं जब तक आप या आपकी पति पत्नी काम करना बंद न कर दें। अब कभी कभी कर्मचारी के लिए उनके पति या पत्नी के लिए कवरेज अलग हो सकता है, इसलिए ये जरूरी है कि आप इसे अच्छे से जांच लें। उदाहरण के लिए, मान लीजिए मैं काम कर रही हूँ, मेरी उम्र 65 है और मेरे पति की उम्र 70 है, वे अभी भी काम कर रहे हैं और हम दोनों उनके नियोक्ता के इंश्योरेंस के तहत कवर्ड हैं। अगर मैं काम नहीं कर रही तो चीजें अलग हो सकती हैं। हो सकता है कि कर्मचारी के लिए कवरेज अलग हो और मेरे लिए उनकी पत्नी कवरेज अलग हो। इसीलिए हमें बेनिफिट्स डिपार्टमेंट या HR कोऑर्डिनेटर से जरूर जांच कर लेनी चाहिए, इससे पहले कि हम ग्रुप हेल्थ कवरेज को हाँ कहें और मेडिकेयर को मना करें। हम इस बात पर इसीलिए जोर देते हैं कि अगर किसी कारणवश कवरेज में कोई कवरेज गैप आ जाए, यानी कुछ कवर ना हो और हमने मेडिकेयर में नामांकन करने में देरी कर दी, तो हमें पेनल्टी भुगतनी पड़ सकती है। आमतौर पे जो व्यक्ति नौकरी कर रहा है उसके लिए चीजें ठीक ही रहती हैं, लेकिन 65 साल की उम्र में ये जांच कर लेना अच्छा होता है। मेरे पास ऐसे क्लाइंट भी हैं जो 70 की उम्र में भी काम कर रहे हैं और सिर्फ ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पे हैं। उन्होंने सिर्फ पार्ट ए शुरू किया है और क्योंकि वो प्रीमियम फ्री है। कुछ लोग 70 की उम्र में काम कर रहे हैं और उन्होंने मेडिकेयर पार्ट ए और पार्ट बी दोनों शुरू कर दिए हैं और साथ में एक दवा योजना भी ले ली है। तो ऐसे मामलों में ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्राइमरी होता है क्योंकि वे अभी भी नौकरी कर रहे हैं और मेडिकेयर सेकेंडरी। ठीक है राधिका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले विषय पर जाने से पहले जो लाभ और यात्रा पर है, एमी और एमिली, क्या आप मेडिकेयर और रोजगार के बारे में कुछ जोड़ना चाहेंगे? हाँ, तो मेडिकेयर के लिए 2 और प्रावधान है। जैसे यदि आपको ALS, लू गेरिग्स या फिर
ESRD एंड स्टेज रीनल डिजीज हो, तो उस स्थिति में मेडिकेयर बहुत पहले शुरू होता है। इसलिए यदि कोई 57 वर्ष का है जो डायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी डायलिसिस करवा रहा है, तो उनके पास पूरी समन्वय प्रक्रिया के लिए 30 महीने तक का समय है और मेडिकेयर उनके लिए शुरू होता है। और इसी तरह की प्रक्रिया ALS से पीड़ित लोगों के लिए भी है। ठीक है, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। इन चेतावनियों के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। अब लाभ और यात्रा के अनुभाग पर चलते हैं और प्रश्न आप सभी के लिए है कि क्या मेडिकेयर कवरेज राज्य के अनुसार बदलता रहता है और राज्य से बाहर आपात स्थिति में के मामले में क्या होता है? तो मेडिकेयर एक संघीय यानी फेडरल स्वास्थ्य कार्यक्रम है जो सभी 50 राज्यों में समान रूप से लागू होता है। इसलिए यदि आप राज्य से बाहर यात्रा करते हैं तो मेडिकेयर आपकी चिकित्सा आवश्यकताओं को कवर करेगा। यदि आप मेडिकेयर और मेडिकेड दोनों पे हैं तो आपको यात्रा से पहले अपने राज्य के डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन सर्विसेज से संपर्क करना चाहिए ताकि आपात या इमरजेंसी स्थिति में वे दूसरे राज्य के साथ समन्वय करके आपके लिए भुगतान की व्यवस्था कर सके। यदि आपकी आय अधिक है और आप मेडिकेयर के साथ सप्लीमेंटल मेडिगैप पॉलिसी या मेडिकेयर एडवांटेज पॉलिसी पर हैं तो ध्यान दें कि मेडिकेयर एडवांटेज और मेडिगैप पॉलिसियां आपके जिप कोड के आधार पर कार्य करती हैं। मेडिकेयर सप्लीमेंट पॉलिसियां उस राज्य पर आधारित होती हैं जिसमें आप हैं। मेडिकेयर एडवांटेज पॉलिसियां आपके जिप कोड पर आधारित होती हैं। आपको उन्हें कॉल करना पड़ सकता है। आपका 80% खर्च पूरे अमेरिका में कवर किया जाएगा, लेकिन शेष 20% के लिए जो आपकी सप्लीमेंट या आपकी सेकेंडरी इंश्योरेंस द्वारा कवर किया जाता है, आपको उन्हें संपर्क करके ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आपकी यात्रा के दौरान कवरेज कैसे काम करेगा। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास इलिनॉय ब्लू क्रॉस ब्लू शील्ड की पॉलिसी है और आप टेक्सास में हैं, तो इलिनॉय BSBC टेक्सास BCBS के साथ समन्वय कर सकता है। चूंकि मैं इलिनॉय के लिए प्रशिक्षित हूँ, इसलिए अन्य राज्यों के बारे में मुझे सटीक जानकारी नहीं है। आप मेडिकेयर को कॉल कर सकते हैं, लेकिन मेडिकेयर आपकी सप्लीमेंट या सेकेंडरी इंश्योरेंस योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं रखता है। इसीलिए बेहतर होगा कि आप सीधे अपनी सेकेंडरी इंश्योरेंस कंपनी से संपर्क करें ताकि वे आपको मार्गदर्शन कर सकें। तो इसीलिए कॉल करना जरूरी है और इन सब कंपनियों से एक बार जो है सीधे बात करके चेक करना जरूरी है। धन्यवाद राधिका। एमिली, क्या आप मेडिकेयर राइट्स सेंटर के शिक्षा निदेशक के रूप में अन्य राज्यों के बारे में कुछ जोड़ना चाहेंगी, कुछ बातें इस विषय में? हाँ, जरूर। चूंकि हमारा नॉन प्रॉफिट राष्ट्रीय स्तर पर है, इसीलिए हमें विभिन्न राज्यों से लोगों के प्रश्न आते हैं। राधिका द्वारा बताए गए सप्लीमेंटल योजनाओं के लिए जब आपके पास मूल मेडिकेयर A और B होता है और फिर आपको 20% का भुगतान करने के लिए अन्य योजना मिलती है, तो आप आमतौर पर उनके साथ कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन पॉलिसी से ही संपर्क करना ये कहना बहुत ही अच्छी सलाह है। ओह, मैं जा रहा हूँ, क्या मैं आपके पास इस राज्य में भागीदारी है जिसमें मैं जा रहा हूँ? क्या मुझे वहाँ कोई पॉलिसी मिल सकती है? लेकिन समान तौर पर विभिन्न राज्यों में यात्रा करने वाले व्यक्ति जिनके देश भर में परिवार और मित्र हैं, उनके लिए सर्वोत्तम प्रकार के कवरेज के बारे में सोचते समय शायद मूल मेडिकेयर एक बहुत ही अच्छा विकल्प है, क्योंकि कोई नेटवर्क नहीं है और आप विभिन्न राज्यों में जा सकते हैं और अपने डॉक्टर अभी भी आपके डॉक्टर मूल मेडिकेयर ले लेंगे। लेकिन एमी द्वारा बताए गए भाग C योजनाएं या मेडिकेयर एडवांटेज भी हैं। आप शायद साल के इस समय उन लोगों के बहुत सारे विज्ञापन देखते हैं, लोग आपको उनके बारे में कॉल करते हैं। वे सब निजी बीमा कंपनियों द्वारा पेश किए जाते हैं। वे मेडिकेयर प्रदान करते हैं, लेकिन जैसा कि राधिका ने उल्लेख किया है, ये जिप कोड या उस राज्य पर निर्भर करता है जहाँ पे आप हैं, और इसीलिए आप राज्य से बाहर जाते हैं तो आप शायद नेटवर्क के बाहर हैं और आपके पास शायद कवरेज नहीं है, जिसका अर्थ है कि आप आपात स्थिति को छोड़कर सेवा की पूरी लागत का भुगतान करते हैं। इसीलिए हम नहीं चाहते कि आप आपात स्थिति में हो, लेकिन यदि आप राज्य के बाहर यात्रा करते समय कोई आपात स्थिति होती है तो आपकी निजी मेडिकेयर एडवांटेज योजना, आपकी भाग C योजना को आपको करना चाहिए कवर, भले ही आप नेटवर्क से बाहर थे, क्योंकि ये एक आपात स्थिति थी। इसलिए यह एक नियम का अपवाद या एक्सेप्शन है। एमी, मुझे नहीं पता कि आप अगर इसमें कुछ बातें जोड़ना चाहती हैं या नहीं। ठीक है,
धन्यवाद एमिली। अब हमारे पास सभी के लिए एक और सवाल है कि आप देश से बाहर यात्रा करने पर अपनी सार्वजनिक लाभों को बनाए रख सकते हैं या नहीं? नहीं, आप कुछ भी नहीं रख सकते अगर आप यात्रा कर रहे हैं। मेडिकेयर देश के बाहर काम नहीं करता। सामान्यतः हम लोगों से कहते हैं कि DHS की मूल नीति ये है कि अगर आप अपने मूल देश यात्रा कर रहे हैं या अगर आप भारत, पाकिस्तान, किसी भी यूरोपीय देश में यात्रा कर रहे हैं, तो हम लोगों से कहते हैं कि वो DHS कॉल करें, काउंटी को कॉल करें और सूचित करें ताकि वो लाभों को होल्ड पर डाल सकें। लेकिन वो केवल ये 60 दिनों के लिए होल्ड पे डाल सकते हैं। अगर आप स्नैप प्राप्त कर रहे हैं तो आपको उन्हें सूचित करना होगा, क्योंकि वह स्नैप न्यूट्रिशन असिस्टेंट प्रोग्राम केवल तभी लागू होता है जब आप यहाँ रह रहे हैं। अगर नहीं तो वो पैसा आपके खाते में नहीं आना चाहिए। और क्योंकि ये एक डेबिट कार्ड की तरह है तो आप यात्रा करते समय वह पैसा अपने खाते में प्राप्त नहीं कर सकते। तो आपको DHS को सूचित करना होगा कि मैं यात्रा कर रहा हूँ, शायद मैं 1 जनवरी से 31 मार्च तक बाहर हूँ। और सामान्यतः अगर आप देश के बाहर 2 महीने से अधिक समय के लिए हैं तो ये भी कह सकते हैं वो कि हमें इसे होल्ड पर नहीं रखना है, आपको वापस आकर फिर से आवेदन करना होगा। मुझे आज एक क्लाइंट मिला था जो इस वीकेंड यात्रा पर जा रहा है। वो 95 दिनों के लिए बाहर रहेंगे और उन्होंने अपने स्नैप और मेडिकेड को होल्ड पर डाल दिया। वो कम्युनिटी केयर प्रोग्राम की सेवाएं भी ले रहे हैं और DHS ने उन्हें बताया कि हम सब कुछ होल्ड पर डाल चुके हैं, लेकिन अब सब कुछ रद्द भी कर सकते हैं। आपको वापस आकर फिर से आवेदन करना होगा क्योंकि ये 60 दिनों से अधिक है और वो 95 से 100 दिनों के लिए बाहर रहेंगे। तो यात्रा करते समय कुछ भी काम नहीं करता। हाँ, और मेडिकल और बाकी सब चीज़ों के लिए भी 1 महीना की सीमा है, लेकिन कभी कभी वे ठीक रहते हैं, आपको 2 महीने की अनुमति दे देते हैं, लेकिन नियम एक कैलेंडर महीने का ही है। सोशल सिक्योरिटी की मान में सोशल सिक्योरिटी, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस चेक और सोशल सिक्योरिटी रिटायरमेंट थोड़े जटिल हो सकते हैं। आप इसे देश से बाहर ले जा सकते हैं, लेकिन SSI के साथ आपको पता है आप किसी भी पूर्ण कैलेंडर महीने के लिए देश के बाहर नहीं रह सकते। तो अंततः अगर 1 महीने के दौरान कुछ हफ्तों के लिए बाहर जाते हैं तो समस्या नहीं है, लेकिन अगर आप पूरा महीना देश के बाहर बिताते हैं तो आपको उस समय के लिए ज्यादा पैसा दिया जाएगा। इसीलिए आप SSI देश से बाहर नहीं ले जा सकते क्योंकि सोशल सिक्योरिटी आप पा सकते हैं। हाँ, और मेडिकल और बाकी सब चीज़ों के लिए भी 1 महीना ही सीमा है, लेकिन कभी कभी वो कहते हैं कि 2 महीनों की हम अनुमति दे देते हैं, लेकिन 1 ही कैलेंडर महीने का टाइम है। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद। एमिली, क्या आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगी कि आपको विदेश यात्रा के बारे में कोई सवाल मिलते हैं और क्या आपके इस तरह की पूछताछ आती है? हाँ, हम कभी कभी ऐसा करते हैं। जो कुछ राधिका और जॉन ने कहा उसके अलावे मैं ये जोड़ना चाहूंगी कि मेडिकेयर के साथ बहुत मुश्किल होती है क्योंकि ये देश के बाहर यानी US के बाहर काम नहीं करता। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो बार बार यात्रा करते हैं और उन्हें ये सोचना पड़ता है कि क्या मुझे मेडिकेयर रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप डिसएनरोल करते हैं तो जब आप US वापस आएंगे तो आपको पेनल्टी लग सकती है। तो यह भविष्य के लिए योजना बनाना मुश्किल हो जाता है। ये जानना मुश्किल है कि क्या मैं लंबे समय तक US से बाहर रहूंगा या वापस आऊंगा। इसीलिए आपको प्रीमियम की लागत का विचार करना पड़ता है। आप US के बाहर रहते हुए भी मेडिकेयर का प्रीमियम भुगतान करना जारी रख सकते हैं, लेकिन फिर आप उस चीज के लिए पैसे दे रहे हैं जिसका आप उपयोग नहीं कर रहे हैं। आप बस उस लाभ का भुगतान कर रहे हैं जिसे आप US वापस आने के बाद ही उपयोग करते हैं। लेकिन अगर आप मेडिकेयर पार्ट B से डिसएनरोल करते हैं और फिर 55 साल बाद वापस आते हैं तो आपको 50% पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो क्या पूरे समय तक प्रीमियम भुगतान करना सही होता? ये एक ऐसा मुद्दा है कि हम सामान्यकरण नहीं कर सकते। मैंने लोगों को एक्सेल स्प्रेडशीट बनाते देखा है और इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हुए देखा है, लेकिन ये सब कुछ निर्भर करता है कि आप US बाहर कितने समय तक रहेंगे। पर एमिली ने जो कहा ये बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो 6 महीने के लिए यात्रा कर रहे हैं और वो कहते हैं मैं $174 नहीं देना चाहता, वो इसे रद्द कर देते हैं। वे वापस आते हैं और इन्हें जुर्माना देना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छी बात है जो उसने बताई। अच्छा, तो क्या आप थोड़ा और बता सकते हैं कि शिप काउंसलर कौन होता है और वरिष्ठ नागरिक उन्हें कैसे ढूंढ सकते हैं, और क्या ये काउंसलिंग विभिन्न भाषाओं में भी उपलब्ध है? एमिली, क्या आप बताना चाहेंगी? बिल्कुल, मेरा मतलब है मुझे शिप काउंसलर बहुत पसंद है। ये सच में अद्भुत संसाधन है, ना केवल इलिनॉय में बल्कि पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका, पोर्टो रिको, US वर्जिन द्वीप समूह, वॉशिंगटन DC में भी उनके पास अपने अपने काउंसलिंग प्रोग्राम हैं। ये राज्य आधारित होते हैं
और वे इन पूरक नीतियों, दवाइयों की योजनाएं और अपने राज्य में उपलब्ध मेडिकेयर एडवांटेज पार्ट सी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं। ये निष्पक्ष होते हैं, व्यक्तिगत काउंसलिंग प्रदान करते हैं और सच में अच्छे संसाधन होते हैं। मुझे तो लगता है कि जैसा आप देख रहे हैं, राधिका एक शिप प्रतिनिधि के रूप में दर्शाती है कि वह कितनी अच्छी विशेषज्ञ हैं। तो मैं चैट में शिप खोजने की वेबसाइट दे सकती हूँ, और अगर आप इलिनॉय के बाहर हैं और किसी अन्य राज्य में हैं, आप shiphelp.org पर जा सकते हैं और वहाँ एक बटन होता है जो कहता है फाइंड लोकल मेडिकेयर हेल्प, और आप अपने राज्य के लिए नंबर ढूंढ सकते हैं। और हाँ, ये शानदार संसाधन है। मैं भी शिप का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, और सोशल सिक्योरिटी भी। हमें हमेशा अपने शिप के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाए रखे हैं और हम एक दूसरे के साथ जितना संभव हो सके उतना काम करते हैं। हाँ, इलिनॉय एक महान राज्य है। आईडीओए, शिप कार्यक्रम और सोशल सिक्योरिटी, हम वास्तव में एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं और हमें बहुत कुछ मिलता है, इसीलिए हमें बहुत आभारी होना चाहिए। इलिनॉय बहुत सी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से करता है। एमिली, वेबसाइट और फोन नंबर साझा करने के लिए धन्यवाद, यह मददगार रहेगा। अब हम इसे अपने सारे उपस्थित लोगों को देंगे, और ये वास्तव में शायद अंतिम प्रश्न होगा। हमारा समय लगभग पूरा हो गया है। अगर हमारे माता पिता 65 वर्ष और उससे अधिक की उम्र के हैं, जिनके पास ग्रीन कार्ड है लेकिन वे साल में 6 महीना ही अमेरिका में बिताते हैं, तो क्या वे मेडिकेयर के लिए पात्र हो सकते हैं? क्या उन्होंने काम किया है और मेडिकेयर की संघीय कर प्रणाली में भुगतान किया है? हाँ, ठीक है, हम दोनों परिदृश्यों के बारे में सोच सकते हैं। उन्होंने भुगतान किया है और नहीं भी किया है। क्या आप ऐसे में बता सकती हैं? ठीक है। अच्छा, अगर उन्होंने भुगतान नहीं किया है और वे ग्रीन कार्ड पे हैं, तो वे पात्र नहीं हैं। उन्हें ग्रीन कार्ड पर 5 साल पूरा करने के बाद इसे खरीदना होगा, जो कि बहुत महंगा होगा। पार्ट ए के लिए $518 प्रति माह, पार्ट बी के लिए $185 प्रति माह, और उन्हें ड्रग प्लान की भी आवश्यकता होगी, जो कि बहुत ही महंगा होगा। ऐसे में मेडिकेड पे रहना उनके लिए बेहतर हो सकता है, और मेडिकेड फिर से उनके आय और संसाधनों पर आधारित है। अब अगर वे यहाँ और वहाँ काम करते हैं और तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जैसा कि एमी ने कहा, वे अपनी पार्ट बी प्रीमियम का भुगतान करना बंद नहीं कर सकते। मान लीजिए वो 6 महीने यहाँ रहते हैं और 6 महीने वहाँ रहते हैं। किसी भी समय उन्हें ये नहीं कहना चाहिए कि मैं 6 महीने के लिए भारत में हूँ, मैं वो $185 प्रति माह का भुगतान नहीं करूंगा, तो जो लगभग $1200 के बराबर है, क्योंकि जब वे वापस आएंगे तो उन्हें पेनल्टी लगेगी। वे केवल जनरल एनरोलमेंट पीरियड 1 जनवरी से 31 मार्च में आवेदन कर सकते हैं और उन्हें पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। तो यह एक बात है कि जिसका ध्यान रखना चाहिए। अगर वे यहाँ काम कर रहे हैं, 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं और 40 क्वार्टर का काम पूरा कर चुके हैं, तो वह मेडिकेयर के लिए पात्र हैं। और अगर उनकी आय निर्धारित सीमा से कम है, तो वह मेडिकेयर और मेडिकेड दोनों के लिए पात्र हो सकते हैं, जो उनकी आय और संपत्ति की सीमा पर आधारित है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। शायद हमारे उपस्थित लोगों से एक और प्रश्न हम ले सकते हैं। आप उसे चैट में डाल सकते हैं, क्योंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है। लेकिन यह सेशन वास्तव में बहुत ही मददगार था, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ के विशेषज्ञों ने उस अधिकांश प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तो क्या किसी और का कोई प्रश्न है? केवल एक प्रश्न जो हम ले सकते हैं। खैर, अगर नहीं तो मुझे लगता है हम अपना सेशन समाप्त कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले हम अभी फीडबैक पोल लॉन्च करेंगे, तो कृपया समाप्त करने से पहले वह पोल अवश्य ले लें। एमिली, एमी, जॉन, इस प्रस्तुति और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके द्वारा किए गए समय की वास्तव में सराहना करते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे उपस्थित लोगों ने इस प्रश्न और उत्तर सेशन के माध्यम से बहुत कुछ सीखा होगा। और एक बार और एमिली, एमी, जॉन, इस प्रस्तुति और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सही में आपके दिए गए वक्त की सराहना करते हैं। और एक बात जो मैं आपको बताने वाला था और जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले सुमित्रा के साथ चर्चा भी कर रहे थे, वह ये है कि मेरे पास 2 विस्तृत पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन है। एक सोशल सिक्योरिटी, डिसेबिलिटी और SSI पर, और दूसरा रिटायरमेंट पर। मैं इन्हें आपको भेजने वाला हूँ।
ताकि आप इनका उपयोग कर सकें और चाहे तो अपने वेबसाइट पे भी डाल दें। ऐसा करने से ये आपके प्रतिभागियों तक आसानी से पहुंच जाएगी। इनमें मेडिकेड और मेडिकेयर की कुछ सतही जानकारी भी शामिल है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं शिप का बहुत बड़ा समर्थक हूँ। मैं हमेशा सभी को प्रोत्साहित करता हूँ कि अगर मेडिकेयर और मेडिकेड से जुड़ा कोई भी मुद्दा हो तो वो अपने शिप के साथ संपर्क करें। हाँ, और हम ऐसा ही करेंगे। हम वो संसाधन अपने उपस्थित लोगों के साथ साझा करेंगे और हम उसे निश्चित रूप से अपने वेबसाइट पर डालेंगे। और मुझे लगता है कि क्या लोग पोल ले रहे हैं शायद? हाँ, शायद वो यही कर रहे हैं। हाँ, तो धन्यवाद। ये बहुत ही अद्भुत था और उपस्थित होने के लिए आप सभी का भी धन्यवाद। ये वेबिनार का अंत है और उम्मीद है कि हम महत्वपूर्ण विषयों पर और अधिक वेबिनार हम लेके आएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद एमी, धन्यवाद एमिली, धन्यवाद जॉन, सुमित्रा, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अ, सभी को शुभ संध्या, सभी को धन्यवाद। ये बहुत अच्छा था। सभी को धन्यवाद, ये बहुत ही अच्छा था। धन्यवाद।